हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। शाम के 6 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी और अहम खबरों पर। सबसे अहम खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। ये अलीगढ़ है या फिर माफियागढ़ है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 80 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। डीएम का कुछ कहना है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब अलीगढ़ में इस तरह की कोई घटना सामने आई है। इससे पहले भी 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। पिछले कई समय से नकली शराब का कारोबार जारी था। इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की अधिकारियों ने, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त अलीगढ़ पे खड़ा होता है। अगली अहम जानकारी और अगली अहम खबर का रुख करते हैं। सांसद का क्या कनेक्शन है? क्यों सांसद बार बार आरोपी को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है और सांसद बार बार क्लीन चिट का सर्टिफिकेट देने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या सांसद की और आरोपी की कोई साठगांठ है? क्या पहले से ही कोई सेटिंग चल रही है जो सांसद इस तरह आरोपी को बचाने में खुलेआम सबके सामने आ रहा है? तीसरी अहम खबर है वैक्सीनेशन को लेकर। उत्तर प्रदेश में महाअभियान चल रहा है। गांव गांव तक वैक्सीनेशन की मुहिम को चलाया जा रहा है। किस तरह से 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करानी है, इस पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में कई गांव तक सेंटर्स और कैंप्स को लगा दिया गया है और अब रजिस्ट्रेशंस भी कई जगह के खोल दिए गए हैं। अगली अहम खबर आ रही है 2022 को लेकर। उत्तर प्रदेश में मंथन चल रहा है। कई लोग यहां पर मौजूद हैं। रिजल्ट पूछा जा रहा है कि आखिर क्या उम्मीदें हैं और सरकार को किन अहम चीजों पर अभी काम करने की जरूरत है। पंचायत चुनाव में जो भी नतीजे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर भी मंथन जारी है। ये तमाम खबरों का रुख करेंगे अगले आधे घंटे, लेकिन सबसे पहले अहम खबर अलीगढ़ से आ रही है कि आखिर आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। जो आरोपी अनिल है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट बार बार क्यों देने की कोशिश की जा रही है। अलीगढ़ से अहम खबर आपको बता दें, शराब माफिया अनिल चौधरी का वीआईपी ट्रीटमेंट, थाने में सभी सुविधा पहुंचाई जा रही है, पुलिस की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। शराब माफिया अनिल चौधरी का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो आपको दिखाएंगे। ये वीडियो देखिए, शराब माफिया अनिल चौधरी का ये वीडियो है। गैलरी में बेड पर बैठकर किस तरह आराम फरमा रहे हैं साहब। शराब माफिया है ये, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है इनको। इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार माफिया को लग्जरी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। इनकी जगह कहां होनी चाहिए और ये कहां पर बैठे हैं, ये कई सारे सवाल खड़े करता है। लोगों की जान जा रही है, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां अनिल चौधरी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिस पर बड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहां दूसरी तरफ थाने में बीच गैलरी में बेड पर यह वीआईपी ट्रीटमेंट अनिल चौधरी को मुहैया कराई जा रही है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रशासन की और इस आरोपी की कोई मिलीभगत है, जो अब इन तस्वीरों से सामने आ रही है। देखा आपने किस तरह थाने के अंदर लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी अनिल चौधरी को। अलीगढ़ में जो घटना हुई है, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, ये कई सारे सवाल खड़े करती है। सवाल सबसे पहला ये खड़ा होता है कि सांसद बार बार आरोपी को इतना संरक्षण देने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्या कोई मिलीभगत थी, क्या कोई साठगांठ है? और वहीं डीएम पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर अधिकारियों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है अब तक, क्यों अब तक सोते रहे हैं वो। बार बार ये कोई पहली बार नहीं है जब जहरीली शराब का मामला सामने आया है, और अगर किसी जिले में जहरीली शराब बनाई जा रही थी तो वो जरूर किसी न किसी अधिकारी की जानकारी में होती है, तभी इतने बड़े लेवल पर इस शराब माफियाओं का धंधा बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए उस पर। अलीगढ़ यह शराब माफिया का गढ़। शराब कांड के आरोपी ने किए कई खुलासे। जिले की कमान संभालने वाले डीएम पर कार्रवाई कब? सांसद सतीश गौतम ने आरोपी विजेंद्र को क्यों दी क्लीन चिट? अलीगढ़ या शराब माफियाओं का गढ़, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरा जिला जिस तरह से माफियाओं की गिरफ्त में है, ये आज पुलिस हिरासत में जहरीली शराब कांड के आरोपी विजेंद्र ने खुद बयां कर दिया। विजेंद्र ने जो खुलासे किए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। विजेंद्र ने पुलिस को बताया कि वो कैसे ज्यादा पैसे कमाने की लालच में जिले के तमाम माफियाओं तक शराब के जहर का सौदा कर रहा था, और जाहिर है
बिना पुलिस और प्रशासन के मिलीभगत के शराब का इतना बड़ा काला कारोबार संभव तो है नहीं। तो प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी हैं और सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? माफियाओं ने पूरे जिले पर कब्जा कैसे किया? और इसका जवाब जिला प्रशासन के सिवा कोई नहीं दे सकता। लेकिन जब जिला प्रशासन ही आंखें मूंदे बैठा हो तो कोई करे तो करे क्या? अलीगढ़ में पिछले 3 साल से तैनात जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह आंखों पर पट्टी बांधे जिले के सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान हैं। या फिर यूं कहें कि जिलाधिकारी और प्रशासन की मिलीभगत से ही माफिया खुलेआम शराब का काला कारोबार कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिले में करीब 40 ठेके माफियाओं के नाम आवंटित हैं जिन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका अंजाम आज सबके सामने है। सवाल ये भी है कि इस पूरी घटना के लिए कुछ छोटे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराकर उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिनके पास पूरे जिले की कमान है उन्हें कार्रवाई के दायरे से अभी तक दूर क्यों रखा गया? भले इन सवालों के जवाब देने वाला कोई ना हो, लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया ये सवाल जरूर पूछेगा कि आखिरकार चंद्रभूषण पर कार्रवाई कब होगी? जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह पर कार्रवाई कब? इतनी लाशें बिछने के बाद क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर बचने की जुगत में है डीएम। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अलीगढ़ के माननीय सांसद सतीश गौतम तो आरोपी विजेंद्र को जांच से पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं। और सांसद का ऐसा बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार सांसद सतीश गौतम आरोपी विजेंद्र को बचाना क्यों चाहते हैं? आखिर मौत के सप्लायर को जांच के पहले ही क्लीन चिट देने के पीछे सांसद साहब की मंशा क्या है? क्या आरोपी विजेंद्र का सतीश गौतम के साथ कोई रिश्ता है या फिर कुछ है जो आपसे, हमसे, सबसे छुपा हुआ है? खैर हम क्या कहें, सांसद साहब के साथ खड़े आरोपी विजेंद्र की इस तस्वीर को आप खुद ही देख लीजिए, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। मैं ये आज भी दोबारा चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वो अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान रखते हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े पुराने जिम्मेदार हैं, उनका इस शराब से कोई लेना देना नहीं। रही केमिकल की बात, वो सैनिटाइज खुद बनाते हैं, इसलिए केमिकल उसमें लगता है। और दूसरी बात, उस आदमी के पास टोटल रिकॉर्ड है, सैनिटाइज में केमिकल लगता है, शराब लगती है, उस पर टोटल रिकॉर्ड है। केवल दवा बनाने के लिए उस आदमी पर ये कर षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में अपने किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। बहरहाल सवाल तो और भी हैं, लेकिन इसका जवाब देने वाला शायद कोई नहीं। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर प्रशासन या सरकार अपनी पीठ थपथपा लेती है, लेकिन डीएम चंद्रभूषण जैसे अधिकारियों को छोड़कर बैठ जाती है। ऐसी ही एक और घटना के इंतजार में, और जिसका अंजाम भुगतती है आम जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव का। ब्रजेश, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, डीएम चंद्रभूषण अब तक कार्रवाई के कटघरे से बाहर क्यों है? क्यों नहीं उन पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यही है कि जो शायद सियासी रसूख है, सियासी पहुंच है, और सबसे बड़ी बात है कि बेहद ही प्रभावशाली है। सबसे महत्वपूर्ण एक बात और भी है कि पिछले 3 सालों से अलीगढ़ में है। आप सोचिए, बहुत कम आपको जिलाधिकारी मिलेंगे जो 3-3 सालों तक एक ही जगह पर रह जाए, लेकिन 3 सालों से जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह अलीगढ़ में है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ डीएम की बनती है कि अगर 3 सालों से होने के बावजूद अगर वो यहाँ पर कौन कौन शराब माफिया है, अगर आप उन्हें चिन्हित नहीं कर पाए, अगर आपके अंडर का आबकारी महकमा अगर उनको चिन्हित करके आप तक ये सूचना नहीं पहुँचा पाया, तो ये भी तो आपका फेल्योर है। दूसरी बात, ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी नकली शराब
बनाने के कई मामले सामने आ चुके थे। मार्च में 5 मौतें हुई थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। शराब माफियाओं पर कोई भी कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। सिर्फ छुटभइयों पर, इक्का दुक्का छुटभइयों को आपने जो है नकली शराब के उसमें, मिलावटी शराब के उसमें आपने अंदर किया और जो है कागजों में कार्रवाई करके भेज दिया। लेकिन हकीकत ये है कि इतना बड़ा ये पूरा जो जहरीली शराब का ये पूरा नेक्सस चल रहा था, नकली शराब का पूरा नेक्सस चल रहा था, क्या ये जो है संभव है कि इस तंत्र की जानकारी के बगैर, ये जो पूरा प्रशासनिक तंत्र है इसकी जानकारी के बगैर चल रहा हो? और अगर जानकारी थी तो फिर आपकी नाकामी है कि आपकी नाक के नीचे ये सारा पूरा खेल चल रहा था जहरीली शराब का, और उसे आप रोक पाने में नाकामयाब रहे। ऐसे में 86 मौतों का जिम्मेदार आपको किसी न किसी को तो मानना होगा। कौन है इन माफियाओं का आपके सरपरस्त? साथ साथ एक तस्वीर भी यहाँ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सांसद सतीश गौतम की आरोपी विजेंद्र के साथ है, ये तस्वीर यहाँ पर चला रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, कौन है सांसद महोदय जो बार बार आरोपी को क्लीन चिट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? कंचन, इन सारी तस्वीरों को आपको एक करके देखना होगा। एक उस थाने की, खैर थाने की तस्वीर को भी हम इसी के साथ इंक्लूड करके देख सकते हैं। आप सोचिए, सांसद महोदय जो विजेंद्र कपूर, जिसके ऊपर मुख्य एक तरह से देखा जाए तो कल्प्रिट होने का आरोप है। क्यों? क्योंकि जो है जो मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई, जो जहर था उसे मालूम था, आप केमिकल का कारोबार करते हो, आपको मालूम है कि मिथाइल अल्कोहल अगर शराब में मिला तो जहर से किसी से कम नहीं है। बावजूद उसके अगर मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई आपने किया, आप लगातार नकली शराब के लिए एथाइल अल्कोहल और स्प्रिट की सप्लाई विजेंद्र कपूर ही करता था। यह साफ हो चुका है। विजेंद्र कपूर के ड्राइवर ने स्वीकार किया कि मैं मिथाइल अल्कोहल लेकर के जो है वहां पर गया था जहां नकली शराब की फैक्ट्री लगी हुई थी। तो ये सारी कड़ियां जुड़ करके बिल्कुल साफ है, विजेंद्र कपूर का बड़ा रोल है इस पूरे नकली शराब में। उसके बावजूद अगर स्थानीय सांसद अगर सीधे तौर पर 4 घंटे के अंदर, हिरासत में लिए जाने के 4 घंटे के अंदर अगर आप सीधे सीधे विजेंद्र कपूर को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर क्यों आप एक जहरीली शराब के साजिश करता, जहरीली शराब के एक सिंडिकेट का हिस्सा विजेंद्र कपूर को आप क्यों बचाना चाह रहे हैं? ये सवाल उठेंगे। मिथेनॉल मिला है आरोपी के ठिकानों से, ये कई बड़े और अहम सवाल खड़े करता है। ये जानकारी दे दे अपने दर्शकों को। शुक्रिया ब्रजेश जानकारी देने के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर नए डीजीपी के नामों का कयास लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला नया डीजीपी। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। डीजी जेल आनंद कुमार, आईपीएस मुकुल गोयल के नाम रेस में आगे नजर आ रहे हैं। डीजी ईओडब्ल्यू आरपी सिंह भी डीजीपी पद की रेस में है। तो 30 जून को आपको बता दें डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो रहे हैं और नए डीजीपी के नाम पर कयासों का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। सिर्फ 1 महीने का क्योंकि अब वक्त बचा है। डीजी जेल आनंद कुमार, आईपीएस मुकुल गोयल का भी नाम इसमें रेस में आगे है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि डीजी ईओडब्ल्यू आरपी सिंह का भी नाम डीजीपी पद की रेस में आगे आ रहा है। 30 जून को डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसके बाजपेयी का, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता है। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है? कई सारे नामों का कयास लगाया जा रहा है। इस रेस में सबसे आगे डीजीपी पद के लिए कौन आगे आ रहा है? बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पहले देश के सबसे बड़े सूबे के लिए डीजीपी की तलाश तेज हो चुकी है। चूंकि ये चुनावी वर्ष भी है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही होगी कि किसी ऐसे डीजीपी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाए जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराए। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें 2014 के बाद से जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं वो शांतिपूर्ण हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का ख्याल, साथ ही साथ वरिष्ठता और किस तरीके का उनका पूरा अपना सर्विस रिकॉर्ड रहा है उस पर ध्यान रखा जाएगा। 3 ऐसे अफसर हैं जिनका नाम इस सूची में सबसे आगे चल रहा है, जिसमें बीएसएफ के डीजी मुकुल सिंघल का नाम सबसे आगे चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डीजी जेल आनंद कुमार, जो वर्तमान में डीजी जेल है, 1988 बैच के आईपीएस हैं और जेल के जो विभिन्न शिकायतें थी कहीं ना कहीं उस दिशा में एक बड़ा काम किया है और जेलों की पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया है, जिसके बाद उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। उसके अलावा डीजी ईओडब्ल्यू आरपी सिंह का नाम है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जहां जो आर्थिक अपराध थे या फिर जो एसआईटी के तहत बहुत सारी जांचें लंबित थी उनको तेजी के साथ पूरा किया है और कहीं ना कहीं बड़े आपराधिक मामलों का जो कि आर्थिक अपराध से जुड़े हुए थे उनका खुलासा भी किया है। 3 का नाम आगे है। जी
ठीक है, तो नए नाम पर कयासों का दौर तेज हो रहा है, इसके बने रहिएगा, आगे भी आपसे सवाल लेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन लगातार तेज होता जा रहा है, बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में जो भी नतीजे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे रही है, इस पर भी चर्चा की जा रही है। कोरोना वायरस से प्रदेश को निजात दिलाने के लिए भी चिंतन और मंथन किया जा रहा है, और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। अपने दौरे के दौरान बीएल संतोष यूपी सरकार के अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी को आगामी 2022 चुनाव के लिए मजबूती देने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, और इसी कड़ी में मंगलवार को बीएल संतोष ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की। दिनेश शर्मा के साथ बीएल संतोष और राधा मोहन की मुलाकात करीब करीब 10 मिनट तक चली, जबकि केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात आधे घंटे तक चली है। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। तो देखिए, लगातार मंत्रियों और नेताओं के साथ बीएल संतोष की बैठक हुई है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मंथन चिंतन जारी है। 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी एक्शन में नजर आ रही है। बैठक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक नीति की बैठक में पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। पूरे देश में माननीय संगठन मंत्रीगण, संगठन के वरिष्ठ लोग पूरे देश में प्रवास करते हैं, और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 2-2, 3-3 दिन रह के एक लोगों से मिल के और संगठन के लोगों से, विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर जाते हैं। तो उसी समान तौर पे आया, मैं किसी बैठक में नहीं आया, क्योंकि समान तौर पे सबसे भेंट होती है। दिल्ली जाते हैं तो भी सबकी भेंट होती है, लखनऊ आते हैं तब भी भेंट होती है। कोई इसी प्रकार का कोई बताया जा रहा है कि 2022 को लेकर के मेरी कोई इस प्रकार की मुझे कोई सूचना नहीं। सर 2022 को लेकर के कोई टारगेट फिक्स किया गया कि 2017 फिर से रिपीट करेंगे? केवल एक ही उद्देश्य है, कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो। कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सके, यही चर्चा। सीधा रुख करते हैं एसके वाजपेयी का। एसके वाजपेयी जी, दिलचस्प होता जा रहा है, चुनावी साल नजदीक है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। फीडबैक लेना, यहाँ उत्तर प्रदेश के 2 दौरे पर पहुंचना, कई सारे संदेश देने की कोशिश की जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी एक्शन में नजर आ रही है। बिल्कुल निश्चित है, बीजेपी की लगातार बैठकें हो रही हैं। जहां बीएल संतोष के आने से पहले भी उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की थी। तो कहीं ना कहीं लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं उन नतीजों को लेकर पार्टी जरूर थोड़ा परेशान है। उसके अलावा जो कोरोना काल के दौरान परिस्थितियां रही हैं, उनको बेहतर तरीके से कैसे ठीक किया जाए और एक अच्छा संदेश लोगों के बीच जाए, उसको लेकर लगातार बीजेपी रणनीति बना रही है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में थे, उस दौरान बीजेपी के सभी कार्यकारिणी जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे हों या फिर जो बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह रहे हों या उसके अलावा संगठन महामंत्री सुनील बंसल रहे हों, उनके साथ एक बैठक चली थी। आज दूसरा दिन था जब दोनों डिप्टी सीएम साथ ही साथ करीब दर्जन भर उत्तर प्रदेश सरकार के आला मंत्री थे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी 4 प्रवक्ता भी शामिल थे, जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा जैसे मंत्री जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। तो कहीं ना कहीं उन सभी को शामिल किया गया और अलग अलग सबसे करीब 20 से 25 मिनट बैठक की गई, जिसका उद्देश्य यही था कि आखिर कैसे चीजों को बेहतर किया जाए और इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। अगर कोई रोक रहा है तो आखिर वो कौन है, उन चीजों को दुरुस्त किया जाए और सरकार और संगठन के बीच में एक सामंजस्य हो। हाल में जो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने हैं, वो चुनाव बेहतर तरीके से कैसे एसके वाजपेयी, लेकिन जो झटका भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव के नतीजों से लगा है, उस पर क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो हम बार बार कह रहे थे कि पंचायत चुनाव लिटमस टेस्ट है विधानसभा चुनाव के लिए। अब कुछ ही दिनों में जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि बीजेपी की परेशानी ये पंचायत चुनाव का जो लिटमस टेस्ट हुआ है उसी को लेकर है सबसे ज्यादा, क्योंकि 1 साल से कम वक्त बचा है जब यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की कोशिश यही है कि उन सभी कील कांटों को दुरुस्त कर लिया जाए जिनकी वजह से ये जो परिणाम आए हैं वो स्थिति हुई है, यह स्थिति 2022 में ना हो, जिसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। चाहे वो पार्टी संगठन में लोग जुड़े हों, उनकी बात भी सुनी जा रही है, साथ ही साथ जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनके उनके भी बात सुनी गई और साथ ही साथ उनको भी दिशा निर्देश दिए गए। तो बीजेपी की कोशिश यही होगी कि जहां इन पंचायत चुनावों में जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए और कहीं न कहीं 2022 के लिए सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य स्थापित कर कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत लोगों के बीच जाया जाए, जिसको लेकर ये बैठक चली है। हालांकि अब इसका कितना फायदा होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि बीजेपी कहीं न कहीं हर अपने जो कील काटे हैं उनको दुरुस्त करने में लगातार जुटी हुई है। जी शुक्रिया एसके वाजपेयी। तो देखिए 2 दिन से लगातार दौरा है और ये समझने की भी कोशिश की जा रही है कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नतीजे क्यों रहे हैं। कुछ दिन में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है, उसमें क्या रणनीति है। समाजवादी पार्टी एक तरफ से अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि निर्दलीय जो है वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन सबकी नजरें इस वक्त 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही।